इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका सबसे पहला प्राइम फोकस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पूरे सेक्शन को डिस्कस करने के लिए तुमको एक टर्म आना चाहिए, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग 5B से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बिल्कुल वही चीज है, बस एक बार छोटा सा रिवीजन करा दे आपको। मान लो ये कोई हम लोगों के पास एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर A है और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है B which makes an angle theta with this area vector. So magnetic flux associated with this surface or this area is the dot product between B field and area vector. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट। Similarly, this magnetic flux can also be written as BA cos theta. BA cos theta. ठीक है? It is just like a dot product between B field and area vector, which is equals to BA cos theta. So as usual, 3 स्पेशल केस है, उसको भी आप देख लो। अगर हमारे किसी सरफेस का एरिया वेक्टर और बी फील्ड एक डायरेक्शन में है तो आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं प्लस BA। लेकिन अगर हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप उसी फ्लक्स को लिखते हैं माइनस BA। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो दिए गए बी फील्ड पे 90 हो तो ऐसे केस में योर मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। आई होप सो कि कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। कारण है दीज आर द कॉपी पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है? यस सर। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा है, खाली ई की जगह बी आ रहा है। सोच के बताना, एक छोटा सा एग्जांपल बताना। देख भाई, यहां पे एक ऐसा लूप है जिसको हम यहां से घुमा सकते हैं। लूप है, घुमा सकते हैं। एक समय में ऐसा था कि इसका एरिया वेक्टर और बी फील्ड सेम डायरेक्शन में था। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसको घुमा दिए और ऐसे घुमाए कि इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया और बी फील्ड तो जैसे था वैसे ही है। तो जरा सोच के बताना, इनिशियल फ्लक्स कितना लिखा जाए? 0 BA। एक सेकंड, BA वो दूसरा वाला 0 है। और फाइनल फ्लक्स कितना लिखा जाए? माइनस BA। अरे क्यों 0 लिखा जाए? क्यों 0 लिखा जाए उमर? परपेंडिकुलर हो गया है ना सर, आधा घुमाए तो। आधा घुमाए अपने से बोला? अच्छा ठीक है सर, पूरा घुमा। पूरा नहीं घुमाए, हाफ साइकिल लाइक दैट। ऐसे है ना? यस सर। ठीक है, अब इसको ऐसे घुमा के इधर ले आए। ठीक से समझ। तो पहले एरिया वेक्टर उधर था, बी फील्ड उधर था। अब हम इसको घुमा दिए 180 तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ हो गया, बी फील्ड उधर ही है। यस सर। देन व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? -2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। चेंज इन फ्लक्स के लिए हमेशा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल। सो माइनस BA फाइनल और इनिशियल BA दोनों ऐड कर दे, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2BA। माइनस ऑफ 2BA, दिस इज द फ्लक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग है ना मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। So magnetic flux क्या है? The number of magnetic field lines is crossing through any area in given any area in perpendicular direction. That particular number of magnetic field lines is called magnetic flux. सही है जी? यस सर। अब सुनो एक इवेंट।
मैग्नेटिक फ्लक्स का चक्कर जानने के बाद अब आया सबसे बड़े साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, नाम है फैराडेज। फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे को एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कहा जाता है। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हर एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ऐसा रूल्स निकाले जिस पे आज दुनिया चलती है। लगभग बिना जनरेटर के हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो ये इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स के बगैर हम कुछ सोच नहीं सकते, वो सब इन्हीं का दे। और एक साइंटिस्ट ऐसे थे कि इतना पढ़े लिखे थे कि वो ऐसा थ्योरी दे के गए कि आज तक हम लोग समझ में नहीं आया। आइंस्टाइन E equals to mc square and so on। तो वो सब चीज हम लोग को समझ में नहीं आया। और फैराडे क्या थे ना कि वो कुछ नहीं, कोई थ्योरी नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर वहां से कंक्लूजन निकाल के कुछ बोलते थे और वो चीज बनता है फैराडेज लॉ। ध्यान से सुनो। हिस्ट्री ऐसा कहता है कि फैराडे जब अपने गैराज में इंटर करते थे, जहां वो काम करते थे, तो जब भी वो दरवाजा खोलते थे सामने में एक गैल्वेनोमीटर रखा था, वो है ना हिल जाता था और फिर रुक जाता था। जब भी दरवाजा खुलता था तो सामने में गैल्वेनोमीटर था, वो हिलता था और उसका सुई हिलता था और रुक जाता था। तो जब ऐसा बार बार होता था, बार बार उनका नजर उस पर पड़ता था, तो वो क्या देखे, ऑब्जर्व किए कि क्या होता है मेरे इंटर करने के साथ। तो वो देखे कि दरवाजे के पीछे एक मैग्नेट सस्पेंडेड है। जब भी दरवाजा खुलता है मैग्नेट हिलता है, तो ऑब्वियसली उसी की वजह से कुछ वहां होता होगा। जब ऐसा पता चल गया तो वो एक सेटअप तैयार किया, बहुत सिंपल। कॉइल लिए और कॉइल के साथ यहां पे एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। सेंसिटिव वर्ड इसलिए है कि वीक करंट को भी ये डिटेक्ट कर ले। और क्या किए, कॉइल के एक्सिस पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस मैग्नेट के साथ अब जो हुआ वो सुनो। देखा गया कि मैग्नेट अगर रुका हुआ है तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। देखा गया मैग्नेट अगर रुका हुआ है तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को नजदीक लाते हैं और इस मैग्नेट को अगर दूर ले जाते हैं, तो दोनों ही में रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नॉन जीरो। चाहे वो मैग्नेट नजदीक आ रहा है तब भी हमारा गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई रीडिंग शो करता है, और जब ये मैग्नेट दूर जाता है तब भी हमारा गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई रीडिंग शो करता है। चाहे गैल्वेनोमीटर नजदीक आए या दूर जाए, दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। जब ऐसा बात पता चल गया कि whenever there is relative motion between coil and magnet, whenever there is relative motion between coil and magnet, galvanometer shows non-zero deflection। गैल्वेनोमीटर नॉन जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो यहां बोला गया रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या है कि मान लो ये कॉइल है और ये मैग्नेट, तो मैग्नेट नजदीक आएगा तो भी, मैग्नेट दूर जाएगा तो भी। इवन मैग्नेट को फिक्स कर दो, कॉइल को नजदीक या दूर ले आओ तो भी ये पर्टिकुलर फेनोमेनन होता है। या फिर दोनों को नजदीक ले आओ या दोनों को दूर ले जाओ, जब कभी भी इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन बदलेगा। जब कभी भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ड्यू टू दैट रिलेटिव मोशन इट इज फाउंड दैट कि देयर इज सम करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट्स रीडिंग बिकम्स नॉन जीरो। अब यहाँ पे एक बात हुआ कि अच्छा ठीक है भाई ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैग्नेट का नजदीक और दूर लाने से क्या हो रहा है। तो फिर बात आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जब
अगर मैग्नेट दूर है या नजदीक है तो एक ही चीज इस पर्टिकुलर कॉइल से बदल सकता है और वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मेरा मैग्नेट कॉइल के नजदीक आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, और अगर मेरा मैग्नेट कॉइल से दूर जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है कॉइल से वो चेंज करता है, और उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से उसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, and this phenomenon is called electromagnetic induction। क्या ये समझा? Yes, sir. Whenever there is magnetic flux associated with any coil or loop changes, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कॉइल या लूप से चेंज एसोसिएटेड है, अगर वो चेंज करेगा, there is an EMF induced in loop known as electromagnetic EMF, current in loop electromagnetic current, and the phenomenon is called electromagnetic induction। कोई दिक्कत? No, sir. यहां तक नोट करो, फिर आगे लिखाएंगे। Due to relative motion between coil and magnet, comma, magnetic flux associated with coil changes, magnetic flux associated with coil changes, magnetic flux associated with coil changes, associated with coil changes। First stop, due to this change in magnetic flux, through coil or loop, comma, an EMF is induced in that loop, First stop, if circuit is completed, it will produce current. If circuit is completed, it will produce current। First stop, आगे लिखो। This phenomenon is called electromagnetic induction। This phenomenon is called electromagnetic induction, comma, produced EMF is called electromagnetic EMF, produced EMF is called electromagnetic EMF, and corresponding current is called electromagnetic current। Corresponding current is called electromagnetic current।
corresponding के बाद सर corresponding current is called electromagnetic current. इनका कहना ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इसका दूसरा नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ in any loop is equals to rate of change of magnetic flux. Associated with coil और loop. अच्छे से समझो, इनका कहना क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर कॉइल या लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो हमेशा उससे, उस पर्टिकुलर कॉइल या लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा. मतलब जो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं, E इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, that will be equals to rate of change of magnetic flux d phi by dt. हाँ, याद रखिए डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ निगेटिव साइन भी लगता है, माइनस. इस माइनस में हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है. सो रिमेंबर दैट E is equals to minus d phi b by dt. अब हम दो चीज यहाँ लिखते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है. एक चीज ये कि आपके पास जो यहाँ पे फ्लक्स है, इस फ्लक्स को आप BA लिखेंगे, सही है ना. दो चीज ये ध्यान रखना कि अगर तुम फ्लक्स के कैलकुलेशन में नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व कर लिया तो फिर यहां n नहीं रहेगा. लेकिन अगर तुम फ्लक्स लिखा केवल एक टर्न का, वहां 5 टर्न मौजूद है, तो याद रखना यहाँ 5 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा. सो इन मोस्ट ऑफ द केस आपको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है कि फ्लक्स टोटल आप कैसे लिख रहे हैं. अगर फ्लक्स के कैलकुलेशन में n ले लिया तो फिर n नहीं लगेगा, और अगर हम फ्लक्स केवल 1 टर्न का लें, इफ coil have n number of turn, तो याद रखना यही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता माइनस n d phi b by dt. एकदम क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं छोड़िएगा, दिमाग खुला रखिएगा. यहाँ पे n नहीं लगा है तो इसका मतलब ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू n टर्न्स, क्योंकि ऑलरेडी इसी में n है. अच्छा, मैं यहां लगा दिए n, तो अभी जो phi है वो क्या है, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न. क्या दोनों में अंतर समझा? यस सर. 2 बार n नहीं आ जाए इसलिए ध्यान रखना. फ्लक्स में n इन्वॉल्व होगा तो ईएमएफ में माइनस d phi b by dt होगा, और अगर फ्लक्स में n इन्वॉल्व नहीं होगा तो ईएमएफ में माइनस n d phi by dt होगा. तो आप अगर चाहो तो इस टोटल है कि एक टर्न का सर? क्या एक टर्न सर लास्ट का जो वो एक टर्न का है कि टोटल का? कौन लास्ट से इसमें एन टी लास्ट यहाँ, तो ये एक टर्न है ना, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, तो उसमें एन सर सर वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब ईएमएफ जो है वो एक टर्न का है कि सबका है. जब n लगा दिया तो पूरा ना है. वही तो वो 1 टर्न सर फ्लक्स लिखे 1 टर्न का वहाँ. हाँ, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न.
ये फ्लक्स पे साइन देंगे, हाँ सर। क्लियर? हम सोच यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? समझ गया सर। सही। तो तुम चाहो ना तो लिखो क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी लूप इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल और लूप। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सही। अब सर थोड़ा इसका मीनिंग बता दीजिए, जरा मीनिंग देखो और समझो, कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग फिर न्यूमेरिकल तो जो होना होगा। ये एक पर्टिकुलर कॉइल है और इसके बगल में एक मैग्नेट, फिर ये एक कॉइल है, इसके बगल में वही मैग्नेट है दोबारा। अब इस बार ये जो है वो नजदीक आ रहा है V1 से, और यहां पे ये नजदीक आ रहा है V2 से। V2 जो है वो V1 से छोटा है या V1 जो है वो V2 से बड़ा है। बाकी हर चीज आइडेंटिकल है, केवल उनका स्पीड अलग अलग है। सोच के बताओ किस केस में ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा? फर्स्ट वाले में कारण है कि फ्लक्स का चेंज बहुत तेजी से होगा, क्या सही है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेट है वो फर्स्ट वाले केस में ज्यादा नजदीक आ रहा, तेजी से आ रहा। वर्ड बोले ज्यादा नजदीक आ रहा, या बोलना चाहिए कि ज्यादा तेजी से आ रहा है? तेजी से आ रहा है। ज्यादा तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि E1 इज ग्रेटर देन E2, कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है उसमें, चेंज ऑफ phi b इज हाई। मतलब मेरा हाथ एक कॉइल है, मेरा हाथ एक कॉइल है मान लो, और हम एक बार इस मैग्नेट को स्लोली एकदम मरियम के जैसा धीरे 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 ले जा रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन वो ईएमएफ इतना स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरी बात क्या, एकदम फास्ट मैग्नेट एकदम तेजी से नजदीक दूर कर रहा है, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स डेवलप होगा, वो जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कंपैरिजन टू प्रीवियस वन बहुत ज्यादा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर ईएमएफ डिपेंड करता है, माइनस साइन उसका डायरेक्शन बताता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। 2 मिनट थोड़ा यूनिट पे काम कर ले। यूनिट पे इसका बहुत खास है। देख, जो फ्लक्स लिखता है उसमें बीए होता है। बीए का मतलब होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को एक और नाम दे दिया गया वेबर। तो जब आप ईएमएफ लिखते हैं तो आप d∅dt लिखते हैं, इसका मतलब आप वेबर पर सेकंड लिखते हैं, सही है? यस सर। आप टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखते हैं, और इसी को आप वोल्ट कहते हैं। ईएमएफ मतलब वोल्ट ना। यस सर। तो वेबर करके भी यूनिट आता है, उसको भी ध्यान रखना होगा, वेबर, ठीक है? वेबर को W से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट पे ध्यान नोट करो यहां तक। आगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो जी, एवरेज पैरामीटर्स का कैलकुलेशन, अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का एवरेज निकालते हैं, यू हैव -n del phi b by del t। बढ़िया से समझते चलना। अगर एवरेज निकालना है तो डेल यूज होगा। डेल यूज होने का मतलब क्या होता है? डेल यूज होने का मतलब होता है कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, यूज दैट, एंड दिस विल गिव्स यू ईएमएफ का एवरेज वैल्यू। हम बार बार अपने थ्योरी में एक लाइन बोल रहे हैं कि इफ सर्किट इज कंप्लीट। सर इसका मतलब बताइए जरा, जरा गौर कर, थोड़ा देखना और समझना।
यहाँ पे नीचे एक रजिस्टर लगा है, एक की है, की खुला हुआ है, और यहाँ बगल में एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। तो बताओ इस रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा या नहीं? नहीं सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? की ओपन है सर। बिल्कुल सही। जब तक ये की ओपन है तब तक यहाँ केवल ईएमएफ होगा, करंट नहीं होगा। जैसे कोई बैटरी आप हाथ में ले लेते हैं तो 6 वोल्ट का बैटरी, वहां दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, लेकिन जब तक आप उसको सर्किट में यूज नहीं कीजिएगा तब तक करंट थोड़ी ना आ जाएगा। क्या समझा? यस सर। तो ये जब तक की ओपन है तब तक ईएमएफ होगा, और जैसे ही तुम इस की को क्लोज किया यहां पे करंट घूमेगा। तो ईएमएफ का बात कर लेते हैं। अगर सर्किट क्लोज है, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट होगा। अब जाके इंड्यूस्ड करंट होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट आई एवरेज होगा ईएमएफ एवरेज बाय रेजिस्टेंस। एवरेज करंट का वैल्यू होगा, एवरेज करंट का वैल्यू होगा, जो भी तुम ईएमएफ का एवरेज निकाला है बस आर से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये है कि आई एवरेज इज नथिंग एल्स बट सिंपली माइनस एन डी फाई बी बाई डेल टी, और यहां पे एक आर। सही है जी? कब पड़ेगा करंट? जब सर्किट कैसा हो? क्लोज्ड हो, क्लोज्ड हो। अब देखो अगला टर्म, करंट हो गया, ईएमएफ हो गया। नाउ कैलकुलेशन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो। तो ध्यान रखना कि चार्ज का जो एवरेज फ्लो है वो है आई एवरेज इंटू डेल टी। सर आई के नीचे में क्या लिखे हैं? एवरेज, एवरेज, एवरेज है माइनस एन बाई आर डेल फाई बाई डेल टी और मल्टीप्लाइड विथ डेल टी। देखो डेल टी कट गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है आपके पास, वो बहुत जगह आएगा भी, माइनस डेल फाई। जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट में चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं, याद रखिए उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट होता, मतलब उसको टाइम से कोई मतलब ही नहीं, उसको टाइम से कोई मतलब नहीं है। सर इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि जरा देखना और समझना, अब तो वो दिखाते हैं। दिख रहा है ये? यस सर। इसको ऐसे रखे थे, ध्यान रखना, बी फील्ड उधर है, एरिया भी उधर ही है। ओके, अभी उसका फ्लक्स बोलो, बी और ए दोनों फ्लक्स बोलो, प्लस बी ए होगा। यस सर होगा। और इसको है ना, इसको 180 डिग्री घुमा दिया गया, 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, तो माइनस बी ए 3 सेकंड लगा। तो इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस बी ए, इनिशियल फ्लक्स बी ए, नीचे 3 सेकंड पुट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ईएमएफ मिल जाएगा। यस सर। अब देखो इसका लूप मान ले, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे चार्ज निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टेंस इनटू डेल फाई करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आगे पिछले बार का जो फेनोमेनन था उसको यहां से यहां तक घूम के जाने में 3 सेकंड लगा था, तो 3 सेकंड के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ, 3 सेकंड के हिसाब से करंट और उसके हिसाब से चार्ज। अच्छा अगली बार क्या किया ना, इवेंट को थोड़ा स्लोली किए, ऐसे आराम से ऐसे लेके ऐसे धीरे धीरे घुमा के ऐसे पहुंचा दिए। इस बार लगा 10 सेकंड मान लो, तो बता ईएमएफ ज्यादा होगा सेकंड केस में या कम? कम होगा। कम होगा। करंट ज्यादा होगा या कम? कम होगा। कम होगा। चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा या कम?
कांस्टेंट सेम होगा, सेम। मतलब तुम्हारा ईएमएफ टाइम के साथ इनवर्सली है, माइनस छोड़ देना, डायरेक्शन है, टाइम के साथ इनवर्सली है, करंट भी टाइम के साथ इनवर्सली है, चार्ज को टाइम से मतलब है नहीं। फर्स्ट केस में फ्लक्स था BA, फाइनल है माइनस बी है। अब चाहे वो फ्लक्स चेंज 3 सेकंड में हो या 10 सेकंड में हो, चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या समझा? यस सर लेकिन जितने कम समय में होगा उतना ईएमएफ ज्यादा होगा, जितने कम समय में होगा उतना करंट ज्यादा होगा। क्या आपको समझ में आया ये बात? सर तो जब कभी भी एवरेज का कैलकुलेशन होगा, यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। ठीक है, चलो जरा एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल सेट करते हैं। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, बता भाई बोर्ड के अंदर है या बाहर? बोर्ड के अंदर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम जरा गौर करना, ये क्वाइल है, इस क्वाइल का अगर तुम लेंथ लिखना चाहो तो मान लो 5 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस जरूरत पड़ेगा तो 10 ओम। ये क्वाइल क्या है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहां था, तो क्या t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहां होगा? 2 सेंटीमीटर पोर्शन अंदर आ जाएगा। यस सर बोलो भाई बोलो। यस हाँ सर फिर मान लो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे पूरा अंदर आ गया। ठीक है, सर अभी यहां से यहां तक का दूरी रख देते हैं कुछ, यहां से यहां तक का दूरी तुम रख लो भाई 20 सेंटीमीटर रख लो। तो फिर देखो, अभी यहां के बाद क्या t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे ऐसा फिगर बनेगा? यस सर और एक का जगह नहीं है, हम ड्रॉ कर देते हैं, हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। क्या t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे 2 सेंटीमीटर बाहर आएगा? यस सर और मान ले t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे पूरा बाहर आ जाएगा। यस सर अरे बोलो बोलो सब कोई, थोड़ा अलग इधर उधर करके बना दिया गया, जगह नहीं है। यस सर यस सर। चल राइट, बीच में जो लिखे वो क्या लिखे हैं? यहाँ पे 6 सेकेंड लिखे हैं बीच में अंदर। 6 सेकेंड। हाँ ठीक है, सोच के इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, इसको आप 3 कह दें, ये रहा 4, यहाँ है 5 और ये है 6। थोड़ा लास्ट में टाइम क्या है? 20 सेकेंड 20। अगर हम तुमसे बोले ईएमएफ का एवरेज निकालो 0 से लेके 1 सेकेंड तक, 0 से 1 सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ओके। तो क्या हम लोग माइनस फ्लक्स फाइनल में यही ना लेगा फ्लक्स? बोलो बोलो। यस सर बी फील्ड को बी लिख देते, ओके। और एरिया, बी फील्ड एरिया के जगह पे देखो तो क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यस सर। और क्या माइनस करेंगे इनिशियल फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स 0 है, यस सर डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड लेंगे। अरे बोलो यार। हाँ सर ठीक।
अब जरा सोच के बताना, ईएमएफ एवरेज अगर हम 0 से लेके 6 सेकंड तक लेते हैं तो 6 सेकंड फाइनल है। यस तो माइनस ऑफ फ्लक्स में लिखेंगे बी, एरिया की जगह पे 25 का स्क्वायर। 25 क्यों लिए, 25 क्यों लिए? पूरा, और इनिशियल वाला 0 था और नीचे लिखेंगे 6। बढ़िया। अब तुम ही बता दो कि तुम भी थोड़ा अपना दिमाग से क्वेश्चन सेट कर दो, बोलो कौन से टाइम के बीच ईएमएफ लिखना चाहता है? 6 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में। 6 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में। 12 कहाँ है यहाँ? 10 सेकंड। 6 to 10। तो 10 सेकंड का फ्लक्स देखो, 10 सेकंड का फ्लक्स लिखेगा पूरा बीए, और 6 सेकंड पे भी लिखेगा पूरा बीए। यस सर। चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया। टाइम गैप 4 हो गया। चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया, सो दिस ईएमएफ इज 0। और दो ऐसा पॉइंट चुनो, दो ऐसा टाइम चुनो जहां इनिशियल और फाइनल फ्लक्स सेम है। कौन कौन? सर अंदर में कोई भी नहीं आएगा। बोलो ईएमएफ एवरेज 0 से लेके 20 सेकंड तक, क्या ये भी 0 आएगा? यस सर। 0 पे भी 0 था, 6 मतलब 20 सेकंड पे भी 0 है। सही है। कोई और टाइम जहां 0 आ जाए? 6 to 10 में 1 से 11। ई एवरेज 1 से 11 सेकंड, यही बोल रहे हो ना? यस सर। लेकिन पता नहीं क्यों हमको लग रहा है 0 नहीं आएगा। देखा, इतना तुम लोग लाइटली चीज को ले लेता है ना। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की वजह से जो एरिया है वही फ्लक्स है, और यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर का एरिया होगा उसके कारण फ्लक्स है। क्या सही है? यस सर। तो माइनस ऑफ, जब हम फाइनल फ्लक्स लिखेंगे तो 3 into 5 का स्क्वायर मतलब 3 into 5, और जब हम इनिशियल लिखेंगे तो 2 into 5, और नीचे टाइम का गैप होगा। टाइम का गैप कितना होगा? 1 से 11 मतलब 10 सेकंड। क्या देखो समझ में आया एवरेज का कैलकुलेशन? अब इस हर केस में बिकॉज ये पूरा कंप्लीट लूप है तो ईएमएफ बनेगा, और अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो उसका करंट आ जाएगा। सही है? यस सर। नोट करो फटाफट। चलो ये इस टॉपिक का खास बात है। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट है। जो आपको जरूरत है न्यूमेरिकल के लिए सब कुछ बताया जा रहा है, और एक बार में जानते हैं आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कीजिएगा ना, जैसे आज का क्लास और अगला क्लास, एक बार में 50-60 क्वेश्चन एक साथ बनने लगता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या किसी को दिक्कत समझने में? अच्छा, अगर हम 0 सेकंड से 10 सेकंड तक बात करते हैं, 0 सेकंड से 10 सेकंड तक इनिशियल फ्लक्स क्या लेगा? इनिशियल 0 हो जाएगा। इनिशियल 0 लेंगे, और फाइनल फ्लक्स कितना लेंगे 10 सेकंड में? 25 into b। याद रखना, हम यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं तो मीटर में बदलना जरूरी है, क्योंकि ऐसा यूनिट ही आप कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, चलो ये था ईएमएफ एवरेज से रिलेटेड। इसी में इंस्टेंटेनियस भी आता है।
इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। जरा गौर करो, अगर आप ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप डिफरेंशिएशन के थ्रू काम करते हैं, माइनस d5 में n छूट गया है नहीं, अगर n लगाना होगा अपने से लगा लेना सोच के, कब लेना है n कब नहीं लेना बात हो चुकी है। इसी तरह अगर करंट का इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ईएमएफ के इंस्टेंटेनियस में r से डिवाइड करो, या फिर अगर करंट का इंस्टेंटेनियस चाहिए तो -1/r d5b/dt लगाओ, ये करंट का इंस्टेंटेनियस। अब यहां देखो, अगर इससे चार्ज निकालना है तो dq इज इक्वल्स टू होगा I डॉट dt, सो dq इज इक्वल्स टू -1/r d5/dt multiplied with dt also, dt cancel, so dq is equals to -1/r and d5। तो अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए then you have to integrate that, आप इंटीग्रेशन का सहारा लें। तो ये तीन बेसिक टर्म्स, अगर आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ करंट या चार्ज पूछा जाए, you have to go through differentiation and integration। जैसे कि एग्जांपल देखो, लेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज function of time as, magnetic flux is function of time as, flux is equals to 3t square, then find first induced EMF, दूसरा induced current, third charge flows in 2 seconds, induced EMF at 2 seconds, induced current at 2 seconds। तो बताइए 2-2 सेकंड देख के बता, क्या ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस। रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा 10 ओम ले लेंगे, ओके ठीक है। अब इसी में 3 के बाद 4 ईएमएफ बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, करंट between 0 to 4 सेकेंड, चार्ज फ्लो between 0 to 4 सेकेंड। अब ये सेकेंड हाफ देख के पता चल रहा है एवरेज है, फर्स्ट हाफ इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो दोनों बनाने का तरीका भी उसी हिसाब से बदला हुआ है, दिखा चुके हैं। अगर हम लोग 1, 2 और 3 को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d5/dt माइनस d/dt ऑफ 3t स्क्वायर, कितना हो गया? -60। तो मेरा EMF t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे -12 वोल्ट। अगर हम करंट लिखते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे तो -12 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 10, -1.2 एम्पियर। अब ये माइनस से डरना मत, हम बार बार बोल रहे वो डायरेक्शन है, लेंजेस लॉ अगले दिन पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है। आई अगर हम यहाँ चार्ज निकाले t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे -60/r dt, माइनस क्या बोला सर dt आ जा रहा है, -1/r इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हम लोग का फाई कितना है, डी फाई कितना है 3t स्क्वायर dt, 60 dt 3t स्क्वायर dt t क्यूब बाई 3 3 कट गया, -1 बाई r t पे पावर 3 -1 बाई 10 और यहाँ पे 2 का क्यूब, सो इट इज -8 बाई 10 कूलम। सर d5 तो -60 dt होगा ना सर, हाँ -60 dt -60 dt यही बोल रहा है। d5 बोल रहे हैं सर, सिर्फ d5। अच्छा डी फाई क्यों ऐसा बोल रहा है? एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब p के रिस्पेक्ट में। पता नहीं, देख लेते वैसे। यहां से देख -d5 बाई dt 60 है, यस सर, तो d5 कितना है -60 dt -60 dt, तो आई -60 dt लिख लेंगे। यस कितना लिखते हैं यहाँ ना 60 dt, यस तो 60 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कितना बच गया ये 6, -60 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 3t स्क्वायर आया, सही ना। यस सर, 1 बाई 10 इंटू 3 और t स्क्वायर मतलब 4, तो 12 बाई 10 कूलम। ठीक है, तो ये रहा इंस्टेंटेनियस। अब तुम एवरेज देखो, एवरेज के लिए क्या करना है 4 5 6। जब आप ईएमएफ का एवरेज निकालते हैं तो माइनस फ्लक्स फाइनल लिखिएगा, फ्लक्स इनिशियल लिखिएगा बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो फ्लक्स फाइनल कैसे निकालेंगे? फ्लक्स का इक्वेशन है 3t स्क्वायर, उसमें फाइनल टाइम पुट करो। सर समझे साहब? यस सर 48। फ्लक्स फाइनल चाहिए तो फाइनल टाइम लिखो, तो ये हो गया हम लोगों का माइनस 12 हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, -3 4 का स्क्वायर -3 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज -12 वोल्ट। इसी तरह करंट एवरेज चाहिए तो ई एवरेज बाई आर कर दो, -12 बाई 10 -1.2 एम्पियर। और इसी तरह अगर चार्ज चाहिए तो आई एवरेज को सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। आई एवरेज है हम लोग का -1.2 और टाइम है 4 सेकेंड, सो इट इज -4.8 कूलम। ठीक है जी, समझ रहे हैं? यस सर। खाली न्यूमेरिकल का खेल है इसमें, नोट करो फटाफट। अगर हम लोगों के पास फ्लक्स और टाइम का ग्राफ है, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ है, तो इसमें कोई भी दो टाइम ले लो, मान लो टी इनिशियल टी फाइनल, फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स फाइनल। अब ध्यान रखना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो एवरेज स्लोप होगा, एवरेज समझ गया ना? यस सर। एवरेज स्लोप, वो एवरेज स्लोप होगा डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी, और ये तुमको देगा ई एवरेज। लेकिन
लेकिन अगर फ्लक्स और टाइम का एक ग्राफ है और किसी भी इंस्टेंट पे आप स्लोप बनाए, टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल दिए, इंस्टेंटेनियस स्लोप, दिस इज डी फाई बी बाई डी टी एंड दिस इज ईएमएफ इंस्टेंटेनियस। समझा क्या? Yes, sir. तो किसी भी समय किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ड्रॉ करके उसका जो स्लोप आप निकालेंगे वो होगा हम लोग का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और अगर किसी दो पॉइंट के बीच का आप एवरेज स्लोप निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू एवरेज फ्लक्स, एवरेज ईएमएफ। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए से बी, बी से सी और डाटा उटा सब दिया हुआ है, ये सब डाटा दिया। बता ए से बी इंस्टेंटेनियस स्लोप और बी से सी इंस्टेंटेनियस स्लोप, कौन सा स्लोप बड़ा? बड़ा ऊपर वाला, बी से ई। बी से सी बड़ा। तो याद रखना कि ईएमएफ जो बीसी में आएगा वो ईएमएफ एबी से बड़ा होगा। क्या समझा? Yes, sir. और अगर ए से सी पूरा बोल दे तो ए से सी को मिला लेना, यहां से देख लेना परपेंडिकुलर बेस, वहां से एवरेज हो जाएगा। क्या समझे?